हेलो दोस्तों, अब तक की क्लास में हम रिवीजन चालू किए, तो रिवीजन की सीरीज में ही अब हम नया पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चंस आते हैं मेनली आर्टिकल्स के बाद आते हैं सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो है आर्टिकल 368। अब 368 आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस पार्ट में आएगा, तो पार्ट कौन सा है, पार्ट 20। ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब भी होगा उसमें हम दो चीज बताए थे कि दो तरीके से होगा। दोनों कैसा होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से। क्यों? क्योंकि संविधान में बहुमत चेंज करना कैसी बात है, प्रमुख बात है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से जब होगा तो कैसे होगा, अगर उसका नेचर फेडरल है तो आधे राज्यों की क्या होगी, अनुमति मांगी जाएगी। अगर फेडरल नहीं है तो 2/3 दोनों सदनों से, हाँ 2/3 दोनों सदनों से, ये दोनों जगह पे होगा, ये बात समझिए। इसके बाद अगर इसका नेचर फेडरेशन का है, संघीय ढांचा पे अगर वो करता है तो उसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द स्टेट भी लिया जाएगा। आप आधे राज्यों की क्या करेंगे, अनुमति भी लेंगे। अब यहाँ पे जब हमको ये समझ में आया कि जब इस तरीके से बदलाव हो रहा है तो संविधान संशोधन करना क्यों जरूरी है। देखिए जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे आदमी का नेचर बदलता है, नेचर बदलता है तो देश भी बदलता है, तो बदलाव जो है जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टैग्नेंट कुछ रह नहीं सकता। अगर आप किसी चीज को रोक दें, उसके बहाव को रोक दें, तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आप कैसे हो जाएंगे, रूढ़िवादी हो जाएंगे। तो हमारा देश जो है एक ऐसा देश है जो रूढ़िवादी तो नहीं है, ये आप साफ कह सकते हैं। इस वजह से इसमें बदलाव होते रहे। उसमें सबसे जरूरी बदलाव जो था वो था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का। अब ये क्यों जरूरी है, टाइम देखिए है इंदिरा गांधी का। कौन है प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। और यही समय है इमरजेंसी का भी, नेशनल इमरजेंसी का ये समय है। सबसे जरूरी ये समझने वाली बात है कि इसमें इतने बदलाव हुए कि इसी को कहा गया लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जब इसको कहा गया और इंदिरा जी ने इतने व्यापक बदलाव किए, तो उसमें क्या क्या सबसे प्रमुख था, तो सबसे पहले प्रस्तावना में हमने 3 शब्द जोड़े। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो हमने देखा है कि प्रस्तावना सिर्फ एक बार संशोधित हुआ है, और वो कब, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। उसमें 3 शब्द क्या जोड़े गए, सोशलिज्म समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष सेकुलर, और तीसरा क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए। अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछ लेता है, या तो डायरेक्ट पूछ ले आपसे कि 42वें संशोधन के तहत प्रियम्बल में क्या क्या जोड़ा गया, या एक एक भी पूछ सकता है कि ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, या ये पूछ सकता है कि 76 के बाद संविधान में की प्रस्तावना में क्या क्या है, इन द सेंस कि जैसे पहले क्या था, एसडीआर था, आपको याद करने के लिए बताया था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये चीज थी। हमने 2 एस और जोड़ा, कौन कौन सा, समाजवादी और सेकुलर का, सोशलिज्म और सेकुलर का। तो ये फिर क्या हो गया, SSDR, ये चीज हो गई। तो आपसे ये पूछ सकता है कि 76 से पहले मूल संविधान में क्या था, तो सिर्फ आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन की समझिए, उसकी भाषा को समझिए, वो जरूरी है। ठीक, बिना भाषा के ज्ञान के आपको नहीं हो पाएगा। आपका लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। अब अगला है कि हमने मूल कर्तव्य जोड़े। देखिए हमारा मेन ये है कि 1976 में जो संविधान है वो बढ़ किसकी तरफ रहा है, समाजवाद की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहा है, सोशलिज्म की तरफ। अब सोशलिज्म होता क्या है, सोशलिज्म है जब आप बराबरी का अधिकार देते हैं, वही समाजवाद है। निचले तबके को और ऊपरी कमाई के हिसाब से आप जब उसको बराबर करते हैं तो क्या होगा, वो समाजवाद कहलाता है। ठीक, अब ये लेमैन लैंग्वेज में है। अब असली समाजवाद आपको पढ़ना है कि सोशलिज्म क्या है, तो उसका बहुत ब्रॉडर रूप है, वो हमको पॉलिटी में जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी का PSIR ऑप्शनल है उसको चाहिए, फिलॉसफी आप पढ़ रहे हैं तब पढ़िएगा, यहां मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लेगा। तो उसमें अब देखिए मूल कर्तव्य की जो बात है, हमने कहां से लिया था इसको, USSR से लिया था। और USSR कैसा देश है, समाजवादी देश है, सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक, और सोशलिस्ट कंट्रियों में ही मूल कर्तव्य होते हैं, किसी भी आप लोकतांत्रिक देश में नहीं देखेंगे भारत को छोड़ के। तो भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें सबका समावेश है। हमने जो है सबसे अच्छी चीजें ली और अपने संविधान में क्या की, डाली हुई हैं। अब उसी के साथ 14A ट्रिब्यूनल का भी भाग, ये दोनों भाग क्या है, 4 का ये भी भाग है,
और 14 का क ये भी भाग है। हमने भागों में जोड़ा और इसमें ट्रिब्यूनल और इसमें क्या जोड़े, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपको भी पता है 10, जब हम मूल कर्तव्य रिवाइज करेंगे तो मूल कर्तव्य रिवाइज करेंगे। अब आ जाइए डीपीएसपी में 3 आर्टिकल्स में क्या किए गए, बदलाव किए गए। 39A कहता है कि फ्री लीगल एड मिलेगा आपको, ये भी 42 संविधान संशोधन के तहत मिला। देखिए 48A एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात किसमें की जा रही है, 48 के ए में। अब 43 का ए देखिए, ये भी समाजवादी ढांचे को ही दर्शाता है। ये कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि लोग जो वहां काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट में भागीदारी किससे होगा, 43A से। अब यही तो चीज है कि जिसकी भी मान लीजिए कोई कंपनी है, ABCD कोई कंपनी है, अगर उसके सिर्फ मालिक के पास ये रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, तो वो क्या देखेगा, सिर्फ अपना लाभ देखेगा। लेकिन अगर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर भी रहेगा तो उनसे क्या होगा, वर्कर का क्या होगा, वेलफेयर होगा। और हम क्या स्थापित करेंगे, कल्याणकारी राज्य। और यही तो हमारे डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है कि हमको राज्य को क्या बनाना है, कल्याणकारी राज्य बनाना है। अब देखिए 42 में कुछ व्यापक जो बदलाव हुए उनको यहां बदला गया। 44 में जब जनता दल की सरकार आई तो बदला गया। इसीलिए नागार्जुन जो है इतना ये प्रचंड बदलाव कर चुकी थी, वो सारे बदलाव नहीं हम लिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो चीजें बदल गई, मतलब यहां आके बदल दी गई। तो आप यहां भी पढ़ेंगे, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में है भी नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इंदिरा जी ने किया था कि आप राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एकदम बंध गए, तो ऐसा तो कोई मतलब है नहीं। तो ये सारी चीजें इसमें क्या की गई, हटा दी गई कि नहीं वो अब पुनर्विचार भी कर सकते हैं। तो ये अब आपको समझने के लिए ये था कि इतना अभी इस तरीके से पूछता है, लेकिन अब क्या है कि हमको ये पढ़ना है कि जनता दल की सरकार ने क्या व्यापक बदलाव किए। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, अब इसमें सबसे पहले ये किया गया कि इमरजेंसी का क्लॉज बदला गया। क्लॉज ये बदला गया कि जिस आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उस आधार का एक विषय वस्तु बदल दिया गया। वॉर, देखिए एक क्या है, वॉर है, और एक है क्या, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये है बाह्य आक्रमण। अब उससे पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक शांति, उसको बदल के कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। क्यों, क्योंकि इसी का सहारा लेके इंदिरा जी ने क्या लगाया था, आपातकाल लगाया था। तो समझ में आया कि इसका क्या है, मिसयूज है। अब एक प्रधानमंत्री उसका मिसयूज कर चुका है तो कोई भी कर सकता था आगे। तो सबसे पहले यह किया गया कि विद्रोह, आंतरिक अशांति आप तब मानेंगे जब विद्रोह होगा, लेकिन कैसा विद्रोह होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, तभी आप मानेंगे। ठीक, अब देखिए अब क्या बदला गया, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार पहले कौन सा अधिकार था, मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। इसीलिए हम फंडामेंटल राइट पहले क्या पढ़ते हैं कि 7 थे और अब कितने हैं, 6 हैं। तो मूल अधिकार में ये था संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और विधिक अधिकार क्या हो गया, 300A। तो अब आपसे अगर ये पूछ ले कि 300A का संविधान संशोधन क्या है, तो 44 1978, या ये पूछ ले कि मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार को कब बदला गया, तो कान इधर से घुमा के पकड़े या इधर से, आपको एक आइडिया पहले से, इसी वजह से पहले पढ़ाने के बाद संविधान संशोधन डिस्कस किया जाता है कि आपके पास आइडिया रहे कि कौन सी चीज कैसे बदल रही है। ठीक, अब उसके बाद देखिए 20 और 21, ये आर्टिकल क्या है, 20 में क्या है और 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है। और ये जो है ये क्या है, पहले अरेस्ट हम बताए थे, उसके बाद क्या, पहले सजा। तो सजा देने का किस में है, 20 में है कि डबल जियोपार्डी नहीं होगी, आपको उसी समय के अनुसार सजा दी जाएगी, उससे ज्यादा ना उससे कम, ये सारी चीजें। तो 42वें संशोधन के समय यानी 78 में क्यों बदला जा रहा है कि इस समय बहुत ही व्यापक स्तर पे इसका क्या हुआ, हनन किया गया। अब देखिए जीवन जीने का अधिकार का ये मतलब नहीं होता है कि आपको मार दिया जाए, इसमें कहा गया है गरिमापूर्ण जीवन, आपका लाइफ कैसा होना चाहिए, आपकी अपनी प्रेस्टीज है। ठीक, तो उसको ना, तो इसमें मनचाहे रूप से क्या किया गया, जेल भेजा गया। तभी तो नागार्जुन कहते हैं इंदू जी क्या हुआ है आपको, भूल गई हैं बाप को, ऐसे थोड़ी कोई कहता है। इतना व्यापक चेंज जो कर रही थी, इसमें सारे बड़े लीडर्स क्या थे, जेल में थे। तो सबसे पहले जब वो लीडर्स बाहर आए तो कहे कि दोबारा कहीं ना जेल में चले जाएं, डर था, तो कहे भाई इसको बदलिए कि 20 और 21 का क्या करेंगे आप, कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो आप 20 और 21 सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक,
उसके बाद अब आ जाइए, हाँ 20 और 21 सस्पेंड नहीं कर सकते। तो 42 और 44 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिससे, सॉरी अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जिससे क्या होता है क्वेश्चंस बराबर पूछता है। और पूछने के साथ साथ आप एक चीज ये याद रखिएगा कि अब आपको एक आइडिया हो गया कि 76 में क्या है 42 है और 78 में क्या है 44 है। तो अब जब भी होगा 44 के बाद वो क्या होगा 78 के बाद होगा, और जब भी क्या होगा 42 से पहले वाली कब होंगी 76 से पहले होंगी। ये चीज अपने दिमाग में, इसको क्या करिए, जैसे होता है ना कि इसको आप कॉर्नर स्टोन बना लीजिए, जैसे सीसॉ खेलते हैं अगर बच्चे देखे होंगे आप, तो क्या होता है इधर बीच में होता है और अगर इधर ज्यादा वजन है जिसका तो इधर झुकता है इधर। तो इसको आप वो मिडिल की तरह याद रखिए कि जब आप संविधान संशोधन भूले भी तो एलिमिनेशन की में आपको याद आए। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ और आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दे दूं, 4 ऑप्शंस में मैंने मान लीजिए कि एक दे दिया 76, ठीक, एक दे दिया मैंने 58, ये ईयर लिख रहा हूं 1976 1958, और एक दे दिया मैंने आपको 66, और एक अब मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया 1992। तो आपको एक चीज समझ में आया कि 42 के बाद ये तीनों तो किसी काम का नहीं है, मतलब एक ही यही हुआ। अगर आपको नहीं याद है तो, हालांकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऐसा है कि जो याद एकदम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। पहला संविधान संशोधन देखिए तुरंत 1951 में ही हो गया। क्यों? क्योंकि तुरंत ही समझ में आ गया कि संविधान जो है बदलने की जरूरत है, और उसमें भूमि सुधार करने के लिए, लैंड रिफॉर्म करने के लिए 9th शेड्यूल ले आया गया। कौन सा शेड्यूल? हम लोग पढ़े कि शुरुआत में कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे मूलतः, उसके बाद 4 लाए गए, और वो चारों शेड्यूल जिस जिस आर्टिकल के तहत लाए गए, जिस जिस अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाए गए, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला था 9th शेड्यूल। इसमें ये था कि लैंड रिफॉर्म के लिए तो आया, लेकिन इसके लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर 9th शेड्यूल में हम कोई लॉ बना के डाल दिए तो उसमें जो है न्यायालय पूर्वालोकन उसका नहीं करेगा, ठीक, लेकिन इसको अब बदल दिया गया है। अब न्यायालय किसी भी मामले में न्यायिक पूर्वालोकन कर सकता है, लेकिन उस समय इसको इसीलिए ले आया गया था 9th शेड्यूल को। अब आ जाइए 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। इसमें जो अब हम लोग पढ़ते हैं कि लोकसभा की सीट क्या है 525 से 545 कर दी गई, ठीक, और हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 550। तो ये सीट जो 545 की गई है वो कब की गई है 1973 में की गई। ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट। अब सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा कब मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? वो था 1976 में ही। तो जो लोग जानते हैं कि सिर्फ 1976 अराजकता का दौर, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी काम किए। तो सिक्किम पहले हमारा फुल फ्लेज स्टेट नहीं था। 75 में हमने उसको पहले ग्रहण किया, उसके बाद 76 में हमने क्या किया, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, और ये कब बना 1976 में। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 52। और ये बताइए 5 × 2 कितना होता है 10। तो 52 से 10वां शेड्यूल बदला गया, और 10वां शेड्यूल लाया गया, बदला नहीं गया मतलब इंसर्ट किया गया 10वीं अनुसूची 1985 में। क्यों? क्योंकि इस समय लोग खूब दल बदल कर रहे थे। जो लोग थे, दल बदलने का मतलब है कि जैसे आप अभी का सिनेरियो देखिए, आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में, बिहार में ये क्या हो रहा है, सरकारें बदल जा रही हैं रातों रात। तो ये सब क्या है, इसमें ये था कि जब अगर विधायक दूसरे दल में जाए तो उस पर क्या लगे, एंटी डिफेक्शन लॉ लगे। क्या लगे? एंटी डिफेक्शन लॉ लगे, दल बदल का कानून लगे। और ये कानून कहां कैसे होगा, ये सारी चीजें हम उधर पढ़ चुके हैं। तो 10th शेड्यूल इसीलिए बार बार पूछता है। और इस साल भी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस साल भी ये करंट सिनेरियो में है। देखिए स्टैटिक क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं। इस साल का अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, देखिए आप अगले पेपर में अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, वाइस प्रेसिडेंट से, गवर्नर से। क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों के इलेक्शन हुए हैं। गवर्नर का रोल क्या है आप समझ ही रहे होंगे, जब आप देख रहे हैं कि सरकारें बदल रही हैं। तो उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज बदले हैं तो सुप्रीम कोर्ट पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें। पंचायती राज हमेशा से फेवरेट रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम में। पंचायती राज जो है ये आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद हुआ फंडामेंटल राइट्स। तो
तो हम लोग रिवीजन भी इसी तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पढ़ ही चुके हैं हम, तो हमारे दिमाग में क्या है, क्रोनोलॉजी तो है, लेकिन हम जब को रिवीजन करना है तो पहले हम ये इंपॉर्टेंट करेंगे ना कि पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हम रिवाइज कर लिए, उसके बाद करेंगे हम क्या, लीस्ट इंपॉर्टेंट रिवाइज। क्यों? क्योंकि अगर नीचे का छूट भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। हालांकि छूटेगा नहीं, आपको भी जब रिवीजन करना होगा तो इसी तरीके से करना होगा कि पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने नोट से पढ़ जाइए जब आपका एग्जाम आ रहा है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो समय है तो पूरा पढ़ जाइए, हाँ, लेकिन इन पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, तो हम कहां थे, ये 10 शेड्यूल पे। तो 61st देखिए, ये क्या है, 1988। इसमें क्या किया गया कि अभी आप 18 साल के हो जाते हैं तो चुनाव में चले जाते हैं मतदान करने। पहले था 21 साल, इसको कम किया गया कब, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। आपको देखिए इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सीधे याद करेंगे, क्योंकि उसका रीजन है आप कितनी चीजें ट्रिक से बनाएंगे। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। मैंने कहा था आप अपने लिए अपनी कहानियां गढ़िए, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के लिए दे ही दिया है। तो आप अब 60-61 से जो भी कहानी बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से बनाइए। ठीक, अब आप देखिए ये चीज क्या है कि बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि एवरी नेक्स्ट जनरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स जनरेशन। जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो आपसे कॉम्प्लेक्स होती है। तो पहले ये लगा था कि 21 साल तक लोगों को क्या है कि उतनी बुद्धि नहीं है कि वो मतदान करें। अब 18, कुछ दिन बाद हो सके 15 हो जाए। बच्चा पैदा होते ही क्या करता है, इंस्टाग्राम फेसबुक सब चला रहा है, वो उसको सबसे ज्यादा यूट्यूब पे मजा आता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं उसके पास। अब नॉलेज क्या है, अब नॉलेज रुकी हुई थोड़ी है, फ्लो कहाँ है, अब फ्लो हर जगह है। अब आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपका कितना दिमाग काम कर रहा है, इन द सेंस कि यूट्यूब पे पढ़ने वाली चीजें भी हैं, टेक्निकल चीजें भी हैं, गाना भी है, काफी चीजें तो हैं। आप क्या चूज करते हैं वो आपकी मर्जी है। तो अब आ जाइए 69 पे। 69 अमेंडमेंट एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछता इस वजह से है, और ये हुआ था 1991 में कि दिल्ली को जो है राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। जो आप एनसीआर पढ़ते हैं आज, वो कब घोषित किया गया, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। और दिल्ली की विधानसभा 70 सीटों वाली होगी, ये भी इसी समय आया था। इससे पहले क्या था कि दिल्ली यूटीज में तो गिनी जाती थी, तो पूरा कौन करता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते थे। उस समय ये नहीं था कि कोई राजधानी क्षेत्र होगा, कोई उसका मुख्यमंत्री होगा। अभी तो क्या है कि मुख्यमंत्री है। और आप फिर ये एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि दो पार्टीज जो हैं, एक दिल्ली की एक सेंटर की, वो क्या है, आए दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि क्लासेस में है, डेली क्लासेस में है। तो एग्जामिनर देखिए, एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर की एज ऑलमोस्ट गेस करिए क्या हो सकती है, नियर बाई 60 होगी। तो नियर बाई 60 के लोगों की जरा सोचिए कि वो सबसे पहले उठते क्या करते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं और दे दनादन एक एक पेज, एक एक पन्ना, एक एक लाइन अगर खाली है तो पढ़ जाते हैं। तो अगर मैं ही या आप ही डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्यों करंट अफेयर्स आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है, ये समझिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। कि अगर मैं डेली पेपर पढ़ रहा हूं, एक दिन मैंने दिल्ली और सेंटर का क्लास देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, सबको पता है, ठीक, बायसनेस नहीं है, मैंने देख रहा हूं क्या कि ए वर्सेस बी ये चल रहा है डेली। अब एग्जामिनर डेली ये पढ़ रहा है, तो जब वो एग्जाम में पेपर बनाने जाएगा तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं तो दिल्ली आएगी। तो अब दिल्ली से वो 4 तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अगर वो पॉलिटी से बनाना चाहे तो पूछ लेगा कि दिल्ली की राजधानी क्षेत्र बताइए। अगर हिस्ट्री के रहे सर तो ये पूछ लेंगे कि दिल्ली पहली बार राजधानी कब बनी ये बताइए। या दिल्ली का इतिहास पूछ लेंगे कि इंडिया की राजधानी की चेंजेस बताइए, कब लाहौर से दिल्ली आया, दिल्ली से कब आगरा गया, फिर दिल्ली आया, कब अंग्रेजों ने प्रॉपर दिल्ली किया, कब हमने दिल्ली माना। तो पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब वो रोज दल बदल देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं क्या कि सरकारें क्या हो रही हैं, बदली जा रही हैं। तो वो पूछ सकते हैं ना कि इसमें गवर्नर का रोल क्या है, तो गवर्नर क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। रोज वो भी पढ़ रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी, पहली महिला ट्राइबल महिला है, दूसरी महिला है, उनके दिमाग में भी तो है, सिर्फ आप ही के दिमाग में थोड़ी आप पढ़ रहे हैं। तो ठीक, तो ये सारी चीजें इसी वजह से वो करते क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपसे नाम पूछे,
लेकिन इलेक्शन पूछ लिए कि ये बताइए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आर्टिकल क्या है, क्या प्रेसिडेंट दोबारा चुने जा सकते हैं या नहीं चुने जा सकते हैं। इस वजह से इसके स्टैटिक्स पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे टॉपिक्स के। ठीक, तो अब आ जाइए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पे। हमने क्या पढ़ा था कि पंचायती राज था, नागौर जिले से स्टार्ट हुआ 1959 में 2 अक्टूबर को, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1992 में। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 73rd अमेंडमेंट के तहत। और किस शेड्यूल में जोड़ा गया, 11th शेड्यूल में। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, 9th पढ़ लिया, 10th पढ़ लिया, 11th पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे, 12। 73rd 74 साथ साथ आए और ये लगभग सबको याद है 92। इसमें क्या हुआ, 9A जोड़ा गया, ये नगर पंचायतों के लिए है। नगर पंचायत का मतलब है कि आप, ये क्या है, ये ग्राम है, और ये क्या है, नगरीय स्वशासन की बात करता है, ये ग्राम स्वशासन की बात करता है। तो 9A और 12th शेड्यूल। 9A ये क्या है, ये पार्ट है, और ये क्या है, अनुसूची है। अब हमारी अनुसूचियां 12 खत्म हो गई कि नहीं। तो एक चीज यहां से अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए पूछ लिया कि 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो अगर मैं कहूं कि ये बताइए कि कहां से क्वेश्चन है, अनुसूची से है कि संविधान संशोधन से है, कहां से है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि डिमार्केट किया हुआ है कि नहीं ये चीज यहां से, ये चीज यहां से है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से पढ़नी है। अब हम लोग देखेंगे और इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 86। क्यों इंपॉर्टेंट है कि 86 3 चीजों में चेंज करता है, एक फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटी में। मैंने आपको 86 अलग से पढ़ाया भी था, आज यहाँ आप रिवीजन कर रहे हैं तो फिर से पढ़िए। अब देखिए इसमें ये क्या है कि 21 में क्या किया गया कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। वो कितने से कितने साल के बच्चों का, 6 से 14 साल के बच्चों का। इससे पहले डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में ये लिखा हुआ था कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। तो जब ये बात यहां पे मान ली गई, डीपीएसपी क्या है, राज्य को नीति निर्देशकता, तो राज्य को निर्देश देती है कि आप इस तरीके से काम करिए। तो राज्य ने क्या किया, ये मान लिया और ये इसको क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। तो अब ये जगह तो वैकेंट हो गई ना, तो इसकी क्या की गई, नेचर बदल दिया गया आर्टिकल 45 का। अब यहां पे कर दिया गया है कि 0 से 6 साल तक के बच्चे को क्या करेंगे, हम उनके शिक्षा की, अब 0 क्यों है, 0 से शिक्षा के साथ साथ इनके भरण पोषण की भी व्यवस्था की बात की जाती है। यहां पढ़ना नहीं, 0 से पढ़ाना नहीं है, बस वो एक एज के लिए कर दिए कि 6 साल तक के बच्चों को, 0 नहीं लिखे हैं, वो लिखे 6 साल तक के बच्चों का। तो 6 साल तक के बच्चों का आप क्या करेंगे, हम प्री प्राइमरी एजुकेशन भी क्या करेंगे, फ्री करने की कोशिश करेंगे। ये अब राज्य का क्या है, नेक्स्ट टारगेट दिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में ये कहा गया है कि जब बच्चे को क्या अधिकार है, स्कूल जाने का अधिकार है, और उसको कैसी शिक्षा मिलनी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक, तो इसमें ये कहा गया कि अब फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कर्तव्य में ये जोड़ दिया गया कि ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करें, शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें, उसको स्कूल भेजें, ये सारी चीजें करें। अब ये क्या हो गया, ड्यूटी ऑफ दी पेरेंट्स करके इसको जोड़ दिया गया। अब तीनों देखिए किससे रिलेटेड है, 2002, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो तीनों आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब आ जाइए 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें यह कहा गया कि जो मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा से, केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा से 15% से ज्यादा नहीं होगी। और अब ये बताइए स्टेट का, तो वहां की विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 15%, और यूपी या बिहार या महाराष्ट्र ये हैं, इनके जो भी सीटें हैं उनका 15%। तो राज्य में भी 15% और केंद्र में भी कितना परसेंट, मंत्री परिषद 15% से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 15%। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है नहीं होंगे। ये एक चीज क्लियर रखी गई। ये कब की गई है, 2003 में। अब सीधे आ जाइए 97th अमेंडमेंट एक्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 19 में चेंज आते हैं और सहकारी समितियां जोड़ी जाती हैं। जब मैंने आपको 19 पढ़ा रहा था तो सहकारी समिति बताया था वहां पे। अब उसके अलावा 15 का
19 का क्या है, बी जोड़ा गया। ये कहां है, ये है पार्ट। अब आप बताइए 9 में क्या है, 9 में है आपका ग्राम पंचायत। 9 का ए क्या हमने पढ़ा, जो है नगरीय स्वशासन। अब 9 का बी क्या हो गया आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सारी चीजें एकदम क्लियर है, 9 भी पूरा क्लियर हुआ। अब आ जाइए 100। मैंने आपको कितनी बार कहा है, वो किसी क्रिकेटर की सेंचुरी हो या आर्टिकल्स की सेंचुरी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की सेंचुरी हो, सेंचुरी शुरू से क्या रही है, इंपॉर्टेंट रही है। तो सेंचुरी, अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण, मतलब लैंड का ट्रांसफर होता है। अब लैंड का ट्रांसफर समझिए कैसे होता है। मान लीजिए कि ये इंडिया है, आप ये देखते हैं, ये इंडिया का मतलब आधा नक्शा है, और यहां से ऐसे बांग्लादेश त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा है स्टेट जो तीनों साइड से बांग्लादेश से क्या है, अपना बॉर्डर शेयर करता है 3 साइड से। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे हैं जिनका प्रबंधन बांग्लादेश को करने में आसानी हो, हमको दिक्कत होती है, पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि कहा कि कुछ आप हमको दे दीजिए, ये जो हमारे मतलब आपको दिक्कत दे रही है, जो हमको दिक्कत दे रही है वो आप ले लीजिए। तो यही लैंड ट्रांसफर जो है वो क्या है, 100 अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर होता रहता है, लेकिन अब ये चूंकि ये 100वां अमेंडमेंट एक्ट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। अब 101 दान चंदा ये भी तो देंगे, 101 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी को आप 100 रुपए तो देते नहीं है, देखे होंगे भाई, सबके घर में क्या होता है, 101 रुपया चाहिए। तो 101 में किसकी बात है, 101 क्या करते हैं, चंदा देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो ये सब क्या है, जीएसटी वही है, धन की बात है। 101 में हो गया आपका। अब आ जाइए 102 पे। 102 पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी का कमीशन को जो है वो क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि नेता क्या करते हैं, 338 पहले एक था SC ST, 338 और 338A बना दिए। उसी तरीके से ओबीसी कमीशन था, इसको और बढ़ा दिए। सब बस उनको तो पढ़ाना नहीं है, आपको परेशान कर रहे हैं। तो 1/3 पे आइए। 103 में है EWS, सामान्य वर्गों में जो गरीब हैं उनके लिए क्या है, आरक्षण की बात कही गई है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात, उनको कितना % आरक्षण मिलेगा, 10% आरक्षण की बात कही गई है। और ये कब आया था, 2019 में, और ये कब आया था, 2016 में, और ये देखिए ये भी 2019 में आया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भी। ठीक, अब आ जाइए 104 पे। 104 भी कब आया है, 2019 में आया है। और इसका क्या है, इसने एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन था, जो नॉमिनेट किए जाते थे, अभी तभी आप लोकसभा जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको कहा था कि पहले 545 होती थी, अब कितनी हो गई है, 543। ये +2 जो था वो एंग्लो इंडियन सीट जो है नॉमिनेट करते थे। कौन करते थे, प्रेसिडेंट करते थे। ये चीज हमने पढ़ा है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है। ये रद्द तो हो गया है, लेकिन कौन करते थे, पास्ट में भी तो बना सकता है। तो कौन करते थे, प्रेसिडेंट करते थे। इनका रिजर्वेशन अब खत्म कर दिया गया है, आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। लेकिन SC ST का रिजर्वेशन 10 साल के लिए और क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 10 साल के लिए एक्सटेंड क्यों किया गया है, क्योंकि अभी भी सरकार का यह मानना है कि क्या होगा, सरकार का यह मानना है कि अभी भी इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, पूरा नहीं हो पाया है। देखिए रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है ये भी सोचिए। रिजर्वेशन जब बात चलती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये होता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब इनको EWS 10% क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो दे रहे हैं। हर चीज, किसी भी चीज को क्या करना है, हमको होलिस्टिकली अप्रोच के साथ देखना है। आपको क्या कर रहे हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया ना, कि सबका विकास हो, किसी एक आदमी का नहीं। तो एंग्लो इंडियन के ये माना गया कि नहीं, अब ठीक है, आपको जितना दिए हो गया, अब आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा कोई नहीं है। तो इस वजह से इसको हटा दिया गया, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, 10% अभी और 10 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया। हाँ, एक चीज देखिए, यहां पे मैंने गलती से लिख दिया, ये 2018 है, 102 अमेंडमेंट एक्ट ये 2018 है, वो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये फ्लो में थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं इनका हम रिवीजन करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।